जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैकएंड डेवलपमेंट। ये हमारा पहला स्टेप होगा और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझने वाले हैं। और जो भी एक बैकएंड इंजीनियर बनने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं दैट हमने जावा प्लस एआई फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट की थी कुछ ही अर्सा पहले और ये उसी की एक वीडियो है। तो अगर आप पहले से जावा के बेसिक्स जानते हो, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते हो, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का पता है, आपने कलेक्शंस को कवर किया है, आपको जेडीबीसी का पता है, आपको मैवन का पता है, आपने हाइबरनेट को कवर किया है, तब आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ना जेडीबीसी पढ़ा है, आपने ना हाइबरनेट पढ़ा है, ना मैवन पढ़ा है, आपने ना एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है, आपने ना कलेक्शंस पढ़ी है, ना आपने ऊप पढ़ी है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पहले वो टॉपिक्स पढ़ लो। इस पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाओ, पहले ये टॉपिक्स कवर कर लो, उसके बाद आप यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। इन द केस अगर आपने पहले से वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं कहीं से भी या मेरे ही चैनल से, तो आप इसी वीडियो से अपनी बैकएंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं, देर नहीं करते, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें और बात करते हैं अपनी बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी के बारे में। देखो, जब भी हम अपना बैकएंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें चूज़ करनी पड़ती है कोई ना कोई लैंग्वेज। इन आवर केस हमने जो लैंग्वेज को चूज़ की थी वो थी जावा, क्योंकि मार्केट के अंदर जावा की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर पाइथन आ चुका है तो हमें पाइथन सीखना चाहिए। यार सीखो पाइथन, किसने मना किया है? बट आप ये नहीं कह सकते कि सर पाइथन जो है हर जगह यूज़ हो रही है और जावा कहीं नहीं है। नो, आप जितने भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस को देखते हैं वहाँ पर जावा भी यूज़ हो रहा है, वहाँ पर पाइथन भी यूज़ हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर किसी ने कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है तो उसके अंदर जावा भी होगा और एआई का फीचर्स ऐड करने के लिए उसके अंदर पाइथन भी होगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ दैट हम जावा के थ्रू भी एआई कर सकते हैं। हम एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हम एआई एजेंट्स बना सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, टू शो यू दैट वी कैन क्रिएट एआई एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ जावा। और इस सीरीज में आप ये सीखोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो हमने लैंग्वेज चूज कर ली थी जावा, उसके बाद हमें चूज करना पड़ता है फ्रेमवर्क, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो, डजंट मैटर आपने कौन सी लैंग्वेज को चूज किया है, उस लैंग्वेज में कोई ना कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल होता है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस को डेवलप करते हो। तो इन आर केस हम यूज करने वाले हैं स्प्रिंग बूट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में। आप मुझसे कहोगे सर स्प्रिंग बूट लेटेस्ट है, सब ये यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ाइए, हमें स्प्रिंग ना पढ़ाइए। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यार स्प्रिंग थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि स्प्रिंग बूट स्प्रिंग से ही बना है। तो अगर आपको स्प्रिंग आता होगा तो स्प्रिंग बूट को समझने में आपको बहुत आसानी होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मुझसे कहेंगे सर हम समझ लेंगे स्प्रिंग बूट को। ऑफ कोर्स आप समझ लोगे, आप डायरेक्ट स्प्रिंग बूट को समझ लोगे, लेकिन अगर आप स्प्रिंग बूट के थ्रू स्प्रिंग के थ्रू अगर आप स्प्रिंग बूट पे पहुंचोगे, तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो अलग ही होगा। आप फील करोगे यार मुझे इन डेप्थ आता है, मुझे पता है स्प्रिंग बूट के अंदर अगर कोई शॉर्टकट यूज हो रहा है तो उसके पीछे क्या कोड होगा, क्योंकि आपने स्प्रिंग पढ़ा होगा। क्लियर? मैं क्या करूंगा, इस सीरीज में हम स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट को एक साथ लेके चलेंगे। मतलब एक चीज मैं आपको स्प्रिंग में करके दिखाऊंगा, फिर वही चीज मैं आपको शॉर्टकट में स्प्रिंग बूट में करके दिखाऊंगा, ताकि आप डिफरेंस नोटिस कर सको। क्लियर? लेकिन उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। सपोर्ट क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और कोशिश करो शेयर करो चैनल को। तो चलें जी, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। वी हैव टू कंप्लीट दिस सीरीज एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने हैं। एक है आईओसी, ये फैंसी वर्ड्स है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, ठीक है, इसे हम कहते हैं आईओसी कंटेनर। और एक आप पढ़ोगे डीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैं इनके फुल फॉर्म लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी। अब ये एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ दैट ये आईओसी क्या है। हमारी पूरी सीरीज में हमने ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे क्रिएट किए हैं। मान लो मेरे पास ना एक क्लास है, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ जस्ट टू शो यू, और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ ए। दिस इज द क्लास।
अब अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाते थे? क्लास का नाम लिखते थे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, देन न्यू कीवर्ड का यूज करते थे एंड देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास। दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। बट अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं ऑब्जेक्ट ना कुछ इस तरह से बना पाऊँ, मैं ऐसे लिखूँ ऑब्जेक्ट बन जाए, और ऐसे हम लिखेंगे स्प्रिंग बूट में। मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा, बस मेरे साथ रहो, काफी मजा आएगा। मैं ये न्यू कीवर्ड और ये चीज नहीं लिखना चाहता, और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। सर क्या होता है? देखो, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ना एक कंटेनर है। आप ऐसा मान लो, दिस इज अ कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आते हैं? ये खुद बनाता है। कहाँ से बनाता है? जो क्लासेस हम बनाते हैं। मान लो मैंने क्लास ए बनाई, फिर मैंने एक क्लास बी बनाई, ठीक है? तो जितनी क्लासेस मैं बना रहा हूँ, हर क्लास का ऑब्जेक्ट इस आईओसी में आके रखता जाएगा। कौन रखता जाएगा? हमारा फ्रेमवर्क रखता जाएगा, जो कि है स्प्रिंग। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस हमने बनाई हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स आईओसी में आके स्टोर हो जाएंगे। हम नहीं बनाएंगे, स्प्रिंग बनाएगा। बट द क्वेश्चन इज, सर मान लो हमने ना एक एप्लीकेशन बनाई, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर ना 500 क्लासेस हैं, और हम नहीं जानते या हम नहीं चाहते कि 500 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बने। लेट मी मेक इट क्लियर। आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर अगर हमारे पास 500 क्लासेस हैं तो क्या आईओसी के अंदर 500 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे? मतलब हो सकता है मेरे पास कोई ऐसी क्लास है जिसका मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्या वो उसका भी ऑब्जेक्ट बना के आईओसी में रखेगा? क्वेश्चन ना, एंड द आंसर इज नो। ये उन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट आईओसी में रखेगा जिनके आप चाहते हो कि वो आईओसी में रखे। सुनने में अजीब लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। सुनो, स्प्रिंग आपको हेल्प तो कर रहा है कि वो खुद से ऑब्जेक्ट्स बना के आईओसी में रख रहा है, बट वो पूरी अपनी मर्जी नहीं करेगा। वो आपसे कहेगा कि जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने का आप मुझको कहोगे, उन्हीं के बना के मैं रख दूंगा। हर क्लास का ऑब्जेक्ट मैं नहीं बनाऊंगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आईओसी बेसिकली क्या है? आईओसी यू कैन से दैट इज अ कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? दैट स्प्रिंग एक कंटेनर बनाता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर लेता है। कौन से क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है? जिनके बारे में हम उसको कहते हैं। कैसे कहते हैं ये हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही एक वर्ड है जो आप काफी बार सुनोगे, एंड दैट वर्ड इज बीन। आप सुनोगे कि बीन क्रिएट कर लो, बीन डिस्ट्रॉय हो गई। बीन का लाइफ साइकिल क्या होता है? बीन कुछ नहीं है, बस एक फैंसी वर्ड है। आप ऑब्जेक्ट को ही बीन कहते हो। क्लियर? अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना यहाँ पर, ये एक बीन है, सिंपल। क्लियर? तो जितनी भी टर्म्स आती है ना, फैंसी टर्म्स, उनसे कंफ्यूज मत होना। ओके? तो हम क्या कहते हैं कि आईओसी के अंदर बीन्स स्टोर होती हैं। बीन्स मीन ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपका? ठीक है। अभी मेरे पास, मुझे पता है आईओसी के अंदर जो जो क्लासेस के मैंने ऑब्जेक्ट उसको कहे थे, उसने बना के रख दिए। बट इस आईओसी में से मान लो, लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं आपका टाइम लूंगा, बट आपको कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो। मान लो मेरे पास ना एक क्लास है, मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, नाम दे देता हूँ इसको सी। दिस इज द क्लास। और मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मेन के अंदर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। मान लो मेरा मेन मेथड है, और इस मेन मेथड के अंदर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, बट मैं न्यू कीवर्ड नहीं लिखना चाहता। इट मीन्स मुझे किसी तरीके से इस आईओसी को अप्रोच करना होगा, बताना होगा कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, और फिर ये आईओसी मुझे ऑब्जेक्ट देगा। क्वेश्चन इज, हम आईओसी को कैसे अप्रोच करें? हम आईओसी से कैसे कहें कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए? और आईओसी ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे सी क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए? क्योंकि उसके पास तो काफी सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। हो सकता है मेरे पास 10 क्लासेस है, क्लास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो उसे कैसे पता चलेगा दैट मैं उससे सी क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा हूं? क्योंकि उसके पास तो काफी सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, काफी सारी बीन्स पड़ी हुई है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। लेट मी रिपीट।
फर्स्ट क्वेश्चन, हम कैसे अप्रोच करेंगे आईओसी को। सेकंड क्वेश्चन, आईओसी कैसे डिसाइड करेगा मैं कौन सा ऑब्जेक्ट उससे मांग रहा हूं। मेरी बात समझ में आई। अब यहां पर एक वर्ड आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं लिख लूं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। देखो, ये जो आईओसी है, आईओसी क्या है, एक कंटेनर है। याद है जब मैंने आपको शुरू में जावा पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई डाटा स्टोर करते हैं ना, तो हमें वेरिएबल चाहिए होता है, याद है? ठीक है। फिर हम थोड़ा आगे गए, हमने कहा था जब हमें मल्टीपल डाटा स्टोर करना होता है तो हम एरेज को यूज कर लेते हैं। फिर हम आगे गए, हमने कहा कलेक्शंस भी होते हैं। फिर हम आगे गए, हमने कहा ऑब्जेक्ट के अंदर भी डाटा स्टोर हो सकता है। तो ये जो कंटेनर है जावा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी क्लासेस हैं, इट मीन्स ये भी किसी ना किसी क्लास के साथ रिलेटेड होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में कहीं बना हुआ है, कोड के अंदर ही लिखा हुआ है ना कहीं आईओसी। तो वो आईओसी कंटेनर जो है दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अभी देखेंगे कि ये क्लास है, ये इंटरफेस है, क्या है ये देखेंगे जब इसको, अभी हम थोड़ी देर में जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये कंटेनर आपको कहाँ मिलेगा मैं ये बता रहा हूँ। याद है पहला क्वेश्चन क्या था कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना, या आपको उसका फोन नंबर पता होना चाहिए ताकि आप उसको अप्रोच कर सको। तो मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ कि आपको आईओसी यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। ये मैंने आपको एड्रेस बताया। अब कैसे इसको अप्रोच करना है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ अप्रोच करना है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इसको अगर आप अप्रोच करना चाहते हो यू हैव टू गो टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, सर मुझे तरीका आता है ऑब्जेक्ट बनाने का, अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मैं लिखूंगा सी, मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, देन मैं न्यू लिखूंगा एंड देन इस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। यू कैन आस्क। आप हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो, सर जब इतनी आसान तरीके से मैं इजीली बना पाता हूँ ऑब्जेक्ट, तो आप मुझे क्यों इन झंझट में लेके जा रहे हैं, क्यों आप इतना मुश्किल मुझसे काम करवा रहे हैं। ये काम अगर आपने मेरा लैम्डा वाला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा, एक पूरा फंक्शन था हमारे पास और फिर उस फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया था, बहुत छोटा हो गया था कोड। तो इसको भी मैं छोटा कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ इन डेप्थ आप चीजों को समझो। दैट्स वाई मैं आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ और अपना टाइम दे रहा हूँ। ओके ठीक है, आईओसी आपको समझ में आ गया। अभी ये एक और वर्ड हमने यहाँ पर देखा था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके मेरी बात सुनो, आईओसी के अंदर क्या रखे हुए हैं, आंसर दो। आईओसी के अंदर क्या रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, बीन्स कहते हैं। ठीक है, अब वहां से अगर मुझे बीन्स यहां पर लानी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्लियर। अगर आईओसी के अंदर बीन्स रखी हुई हैं, मुझे आईओसी से बीन्स लाकर किसी और क्लास में रखनी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट मैं चाहता हूं पहले ये आईओसी और ये डीआई, बीन्स, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। आई होप आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, होनी भी नहीं चाहिए। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, अगर इसके अंदर कुछ रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज आगे आने वाले लेक्चर्स में जैसे आप एडवांस टॉपिक्स पढ़ोगे ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। डोंट वरी, बेफिक्र हो जाओ। तो चलो अब ना एक काम करते हैं, एक स्प्रिंग का, नॉट स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या ये एक क्लास है, क्या ये एक इंटरफेस है, आईओसी कहाँ पे मिलेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे होगा। तो ये चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं और क्रिएट करते हैं अपना पहला प्रोजेक्ट। इसका नाम मैं सेट कर दूंगा बैकएंड 01 और यहाँ पर हम मैवन को चूज कर रहे हैं। इन द केस आप नहीं जानते मैवन के बारे में तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ पूरी प्लेलिस्ट को देखो, आपको मैवन वहीं पे मिलेगा। उसके बाद जेडीके का वर्जन मैं 25 यूज कर रहा हूँ। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आके आप चाहो तो ग्रुप का नेम चेंज कर सकते हो, org.example है, आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ com.backend, आपकी मर्जी है कोई भी नाम सेट कर सकते हो।
और उसके बाद हम कर लेते हैं क्रिएट। नाउ दिस इज द प्रोजेक्ट, और ये एक मैवन प्रोजेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहीं पर स्प्रिंग का नाम नहीं लिखा। सो अभी फिलहाल हमारे इस प्रोजेक्ट में कहीं पर भी स्प्रिंग नहीं है। ओके, कैसे स्प्रिंग को लेकर आना है वो एक अलग टॉपिक है, इसी वीडियो में कवर करेंगे, डोंट वरी, बस अपना पूरा 100% फोकस मुझे दो। सो ये हमारी pom.xml फाइल है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवन के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। ये हमारा एक पैकेज है, ये एक और पैकेज है। इस पैकेज के अंदर हमारे पास एक मेन क्लास है और इसके अंदर फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, बट थोड़ी देर में इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ जावा का 25 का वर्जन है और कुछ नहीं है। तो हम मेन में आते हैं और मेन के अंदर जो ये पहले से लिखा हुआ कोड है इसको हटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस। अभी आते हैं अपनी असल टॉपिक की तरफ। मैं एक काम करता हूँ, इसी पैकेज में एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉय। और इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक। अब ये काफ़ी सिंपल है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस करने की या ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द मेथड, और इस मेथड में हम शो कर देंगे system.out.println एंड एम्प्लॉय इज़ कॉल्ड। तो ये आउटपुट में शो होगा जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब मैंने आपको ऊप में समझाया था दैट किसी भी क्लास के अंदर कोई भी चीज़ रखी हुई है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, देन यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इन द मेन मेथड। तो क्लास का नाम है एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट का नाम obj, देन न्यू एंड देन एम्प्लॉय। दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद मैं इजीली कर सकता हूँ obj.show, और अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको आउटपुट में डेफिनेटली शो होगा एम्प्लॉय इज कॉल्ड। बट हमारा तो मकसद कुछ और है। मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखो, एम्प्लॉय इज कॉल्ड। मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ बट मैं न्यू कीवर्ड का और इस मेथड का यूज नहीं करना चाहता। थोड़ी देर पहले जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था डिफरेंट टॉपिक्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट ये IOC आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये IOC आपको मिलेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास जाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कोई सजेशन आ रहा है? नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है दिस इज द नॉट द पार्ट ऑफ जावा। ये जावा के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये स्प्रिंग में मिलेगा। और अभी हमारे प्रोजेक्ट में स्प्रिंग ऐड नहीं हुआ। कैसे ऐड करेंगे? सिंपली आपने आ जाना है इस वेबसाइट पे विच इज़ कॉल्ड MVN रेपोजिटरी। आप सर्च कर लोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मुझे यही चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, में इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, ये रेपोजिटरीज हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं आपकी। और यहाँ पर आपको डिफरेंट वर्जन्स मिलेंगे, डिफरेंट वर्जन्स, और साथ में आपको यूसेज भी मिलेंगे कि कितने लोगों ने यूज़ कर लिया है। ये लेटेस्ट वर्जन है, ये इससे थोड़ा कम है, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ सेकेंड लास्ट वर्जन को। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी मिल जाएगी। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। देखो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अदरवाइज आप कंट्रोल-C भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट में आते हैं और चलते हैं pom.xml में। और डिपेंडेंसीज कहाँ है हमारी? वेयर आर द डिपेंडेंसीज? क्या यहाँ पर डिपेंडेंसीज का कोई सेक्शन है? नहीं, कोई सेक्शन नहीं है, तो हम बना लेते हैं एक नया टैग। सो डिपेंडेंसीज, ये रहा टैग। ओके, इसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी सारी। मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट डिपेंडेंसी जो कि है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। कहाँ से आ रहा है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रहा है। वर्जन कौन सा है? 7.0.7। ठीक है, चलें अभी मैं इसको सेव करता हूँ और मेवन को ना रीलोड करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, क्लिक किया। अभी क्या होगा, जितना भी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है ये सारा नेट से हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। वापस आते हैं मेन में। अभी क्या मुझे इसका कोई सजेशन मिलता है? लेट्स चेक। हाँ, अभी मेरे पास सजेशंस आ रहे हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मुझे मिल रहा है, बट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज एन इंटरफेस। देखो यहाँ पर आई मेंशन हो रहा है ना, दिस इज एन इंटरफेस। हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस? सजेशन तो मेरे पास आगे आ रहा है क्लास पास, बट मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जाना चाहूँगा। मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल OBJ, या फिर IOC भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। मैं OBJ कहूँगा, मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। अभी मैं अगर इसके अंदर जाना चाहूँ, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि यार एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर मुझे क्या क्या मिल सकता है, तो जैसे हम कंट्रोल करते तो एंटर करते तो इसके अंदर जा सकते हैं, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा।
थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हुआ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट हो चुका है। अभी मैं क्लिक करके इसमें जा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक इंटरफेस है एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस। अब आगे ये एक्सटेंड कर रहा है डिफरेंट क्लासेस को। अब इसी में कहीं पर बीन है हमारे पास, बीन याद है ऑब्जेक्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्टेबल बीन फैक्ट्री है और एक हिरारिकल बीन फैक्ट्री है। तो मैं लिस्टेबल बीन फैक्ट्री में जाता हूँ कि ये क्या है। अब ये जो लिस्टेबल बीन फैक्ट्री है ये भी एक इंटरफेस है, मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो मैं बीन फैक्ट्री में जाऊंगा। अब ये जो बीन फैक्ट्री है ये भी एक इंटरफेस है। मुझे चाहिए क्लास, वो क्लास जो कि मुझे ऑब्जेक्ट दे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। तो एक सिंपल वे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं हूँ ना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर एरो है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जो कि आपको ऑब्जेक्ट दे सकते हैं इस इंटरफेस का। क्लियर, एक लिस्ट है, काफ़ी सारी लिस्ट है, इसी में से एक हमारे पास है क्लास पाथ एक्सएमएल। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये आपको ऑब्जेक्ट दे देगा किसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। मैं काफ़ी डिटेल में चला गया हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, ऐਵੇਂ परेशान ना होना। ये तो बस मैंने समझा दिया दैट दिस इज द इंटरफेस एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, सो वी नीड अ क्लास। तो वो हमें क्लास मिल गई न्यू, और ये रहा क्लास पाथ एप्लीकेशन। चलो जी, अभी क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्या हमने आईओसी बना लिया है? दिस इज अ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बहुत पूछूंगा इसमें। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हमने आईओसी बना लिया है? अगर आईओसी बना लिया है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस कंटेनर के अंदर सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो क्या वो मुझे मिल सकता है? पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा क्योंकि ये भी ओबीजे है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ई कह देता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे वे में चलते हैं, इसको मैं कॉन्टेक्स्ट कह देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट की ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा मैं वो देखना चाहता हूँ। इसके अंदर मेरे पास गेट बीन है, मतलब मैं बीन को गेट कर सकता हूँ। बीन याद है आपको, बीन एक ऑब्जेक्ट है, बट ये बीन मुझे कहाँ से मिलेगा, दिस इज अ क्वेश्चन। अभी ये मुझे सजेशन दे रहा है एम्प्लॉय डॉट क्लास में, ये भी करके देख लेता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट क्लास, मैं उससे कह रहा हूँ कि मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। इस तरह तो हर क्लास का मुझे बताना पड़ेगा, मैं ये तरीका यूज़ नहीं करना चाहता। अब क्या हो रहा है, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे एम्प्लॉय क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वांट यू टू फोकस। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास 50 क्लासेस हैं, स्प्रिंग को ये कैसे बताएंगे हमें कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मुझे स्प्रिंग को बताना पड़ेगा कि मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, बट कैसे बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ई, मैंने ऐसा कुछ लिखा, समझाता हूँ थोड़ी देर में मैंने ऐसा क्यों लिखा, समझाता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने ये ई लिखा और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एड्रेस देने की, मतलब ये एक एड्रेस मैंने दिया, स्प्रिंग को मैंने एड्रेस दिया। मैंने कहा कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। मेरी बात समझ में आई? स्प्रिंग सिर्फ उन्हीं क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएगा जिनका मैं उससे कहूँगा, फर्स्ट पॉइंट। स्प्रिंग को मुझे बताना पड़ेगा कि इस वक्त मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, सेकंड पॉइंट। स्प्रिंग को कहाँ से पता चलेगा कि मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, ताकि स्प्रिंग जाके पढ़े और उसको पता चल जाए कि 50 क्लासेस में से इस वक्त मैं कौन सा ऑब्जेक्ट मांग रहा हूँ। तो ये मैंने टेक्निकली एक एड्रेस दे दिया, आप ऐसा कह सकते हो। अब यहाँ पर मुझे करनी पड़ेगी कुछ कॉन्फ़िगरेशन। अभी यही काम जब मैं आपसे स्प्रिंग बूट से करवाऊंगा या मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। तो मेरे पास ना क्लास पाथ के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सएमएल, तो मतलब मैं एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। बाकी तरीके भी हैं कॉन्फ़िगरेशन के जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप समझो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इसको एक फाइल दे देता हूँ। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, आप इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल दे सकते हो, आप इसको ए डॉट एक्सएमएल दे सकते हो, कुछ भी, बट डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। अभी मुझे ये फाइल बनानी है, आई हैव टू क्रिएट दिस फाइल। कहाँ पे बनाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पर ना रिसोर्सेज का एक फोल्डर है। इन द केस अगर आपके पास नहीं होता तो आप जावा पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू में आओगे, अब आप एक नया पैकेज क्रिएट करोगे और उस पैकेज का नाम रिसोर्सेज ही रखोगे एंड देन उसमें जाके आप एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे और उस फाइल का नाम होना चाहिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। फाइल का नाम कुछ भी हो, एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होनी चाहिए। नाउ दिस इज द फाइल। क्लियर? अब मैं कह क्या रहा हूँ, मेरी बात को समझना। मैं उसको एक पाथ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस फाइल में जाओ, इस फाइल के अंदर सारे बीन्स आपको मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक कंटेनर बनाया और उस कंटेनर के अंदर सारे बीन्स होंगे, सिर्फ उन क्लासेस के होंगे जिनके बारे में मैं चाहूंगा। और मैं स्प्रिंग को बता रहा हूं कि आप यहाँ पे चले जाओ, इस जगह पे आपको सारे के सारे बीन्स, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखने भी तो पड़ेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना कि सर ये तो काफ़ी लेंथी काम है। ये आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करेगा जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी। तो मैंने यहाँ पर एक बीन बना देता हूँ। वैसे टैग तो आप किसी भी नाम के बना सकते हो, बट एक जैसा नाम हो तो अच्छा रहता है। अब इस बीन के अंदर ना मुझे दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। एक तो मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी आईडी। मैं इसकी आईडी ई सेट कर देता हूँ। अभी आपको समझ में आ रहा होगा दैट मैंने यहाँ पे ई क्यों लिखा, समझ में आ रहा है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग टेक्निकली यहाँ पर जाएगा इस IOC में, दिस इज द कंटेनर। यहाँ पर आके वो चेक करेगा कि इस वक्त मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं उसको एक आईडी भेज रहा हूँ। वो आईडी यहाँ पर जैसे ही आएगी वो मैच करेगा और यहाँ पर मैं उसको क्लास बता दूंगा कि कौन सी क्लास है और क्लास का नाम प्रॉपर बताना है। यहाँ पर देखो ये इसका पैकेज नेम है ना, तो com.backend, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, .employ। तो मतलब मुझे पूरा नाम देना है, मुझे पूरा नाम देना है। कैसे कि पहले आप एक काम करो, आप कॉम पैकेज में आओ, उसके अंदर बैकएंड का पैकेज है, उसके अंदर एम्प्लॉय क्लास है, तो मैंने पूरा पाथ दे दिया उसको। अच्छा, क्या ये काम करेगा? लेट्स चेक। यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, चेक करें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो मेथड है ना, ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, बट आप ले रहे हो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं कास्टिंग कर देता हूँ कि इसको एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। अभी मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। मैं अभी भी क्या शो को कॉल कर सकता हूँ, ई डॉट शो। मैंने कहीं पर भी न्यू और क्लास का नाम नहीं लिखा। हाँ, मैंने यहाँ पर न्यू लिखा। मैं ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो हो क्या रहा है कि मैंने स्प्रिंग को एक फाइल दी, वो फाइल मैंने यहाँ पर बनाई, इस फाइल के अंदर मैंने एक बीन बना दिया और मैंने यहाँ पर एक आईडी दे दी कि इस वक्त मुझे कौन सा बीन चाहिए या किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। स्प्रिंग क्या करेगा, वो पहले जाएगा यहाँ पर इस फाइल के अंदर, फिर वो क्या करेगा, चेक करेगा कि आप कौन सी आईडी भेज रहे हो, जिसके साथ आईडी मैच होगी उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको दे देगा। तो क्या इसने मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया है? चेक करें, रन करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मिला है तो हमें शो होगा आउटपुट में एम्प्लॉयज कॉल्ड, अदरवाइज हमें एरर शो होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें एरर शो होगा। देखते हैं, एरर आया, यहाँ पर देखो एरर शो हो रहा है। अब एरर काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको पढ़ा करो। वो क्या कह रहा है, लाइन 2 इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इशू है। तो एक्सएमएल में जाते हैं, ये हमारी लाइन 2 है, यहाँ पर इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है, थोड़ा फिर से पढ़ते हैं, कैन नॉट फाइंड द डिक्लेरेशन ऑफ द एलिमेंट बीन। हमने डिक्लेरेशन नहीं दी। कहाँ से मिलेगी डिक्लेरेशन? सर्च कर लो, मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी भी सारा कुछ याद नहीं करते, ये सारा कुछ मिल जाता है हमें ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सर्च कर लेना है स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल, क्योंकि मैं स्प्रिंग का बीन बना रहा हूँ और कॉन्फ़िगरेशन में एक्सएमएल में कर रहा हूँ। तो मैंने ये सर्च किया, ये मुझे स्कीमा मिला, मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि किस तरह से आपने करना है। आपने जो बीन बनाया है वो यहाँ पे रखना है इसके अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम आते हैं अपने कोड में और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो बीन हमने बना रखी है इसको हम इसके अंदर रखेंगे। अरे यार, एक मिनट, अब ठीक है। तो मैंने बीन कहाँ रख दी, इसके अंदर रख दी। अब जितनी भी बीन्स हैं वो सारी मैं यहीं पर रखूँगा इसके अंदर।
ठीक है, क्या अब ये समझ पाया है? चेक करते हैं। अगर ये हो जाता है ना और आप खुद से अपने हाथों से कर लेते हो, आपको खुश होना चाहिए, सच कह रहा हूँ। आप बैकएंड की तरफ जा रहे हो, वाओ, एम्प्लॉय कॉल्ड, मतलब काम कर रहा है। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, बहुत सारे, और इसी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। देखो, पहले मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या किया, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाया, मतलब हमने एक IOC बनाया। कहाँ बनाया, हमने फाइल दे दी कि यहाँ पे आपको सारे के सारे बीन मिलेंगे, ठीक है। फिर स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा इस वक्त हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम एक ID भेज देते हैं कि अगर मैं ID E भेज रहा हूँ, इट मीन्स मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, और इस क्लास को हम नाम दे देते हैं HR, दिस इज द क्लास। और इस क्लास के अंदर भी एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसमें से हम पास करेंगे system.out.println, और हम कह देंगे HR इज कॉल्ड, ठीक है। अभी मुझे इसका भी अगर बीन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा जी, सिंपल, यहाँ पे आएंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल HR, देन कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ, एक ID भेज रहा हूँ, तो मतलब मुझे यहाँ पर आना होगा, एक और बीन बनाना होगा, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर ID है HR, बना ली। क्लास का नाम क्या है, HR, तो यहाँ पर मैं HR लिख देता हूँ, सिंपल। अभी क्या वो समझ पाएगा? ऑफ कोर्स समझ पाएगा, क्यों नहीं समझ पाएगा। HR डॉट डिस्प्ले करें और ज़रा इसको रन करते हैं। तो मतलब ये वन टाइम सेटअप है, ये वन टाइम सेटअप है, बाद में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, HR इज कॉल्ड, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। नाउ माई क्वेश्चन इज, मज़ा आएगा यार, सच कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। खेलो, कोड के साथ खेलो। मैं क्या करता हूँ, मेरी बात को समझना। अभी तो मैं मेन क्लास से सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे इस क्लास से HR क्लास के इस मेथड को कॉल करना हो सकता है ना, हम करते हैं फंक्शंस में अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो ये जो शो मेथड है ये कॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, कि ये शो मेथड इस HR क्लास के अंदर रखे हुए डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है, तो मुझे HR क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मैं HR और यहाँ पर HR कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं करता हूँ HR डॉट डिस्प्ले। क्या ये काम करेगा? अभी मुझे HR का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कॉल कर रहा हूँ शो क्लास के शो मेथड को, जो कि एम्प्लॉय के अंदर है, और शो मेथड आगे कॉल कर रहा है। क्या ये काम करेगा? मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने कहीं पर नहीं बताया कि मुझे HR का ऑब्जेक्ट चाहिए। वी आर गेटिंग एरर, कैन नॉट इन्वोक दिस मेथड बिकॉज दिस डॉट HR इज नल। वाओ, कैसा लगा? अब तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर तो मैं इजीली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर पा रहा था, बहुत इजीली, और मैंने यहाँ पर क्लास भी दी हुई थी, और यहाँ पर मैंने ID दी हुई थी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सर हमें हर जगह ये लिखना होगा? मतलब क्या मुझे इस सारे को कॉपी करके जहाँ पर भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मुझे हर जगह रखना होगा इसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या मुझे सर इसको हर जगह रखना होगा, और हर जगह मुझे जाके कुछ इस तरह से कॉन्टेक्स्ट डॉट करके गेट बीन करना होगा? ये तो प्रॉब्लम हो गई है। हर क्लास में हम ये लिख रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम है? द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये प्रॉब्लम है कि हर क्लास के अंदर मुझे ये लिखना पड़ रहा है? एंड द सेकंड क्वेश्चन, क्या ये अब भी काम करेगा? क्या ये काम करेगा? लेट्स चेक। आ जाओ, नहीं आ रहा आउटपुट, वाई? हमारे पास आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? मेन के अंदर मैंने ई को शो को कॉल किया है, दिस इज द शो मेथड। शो मेथड आगे डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, ठीक है, बट मुझे आउटपुट पे कुछ शो नहीं हो रहा, मुझे एरर भी शो नहीं हो रहा। अरे यार, एरर आ गया यार, मैं खुद हैरान हूँ, एरर क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो, एरर क्या है हमारे पास, कुड नॉट इनिशियलाइज क्लास स्प्रिंग डॉट बीन्स। अब यहाँ पर कुछ और एरर आ रहा है हमारे पास, स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पर शो हो रहा है हमें कुछ। दिस इज द प्रॉब्लम, कि मैं सर ऐसा तो नहीं कर पा रहा कि हर जगह मैं ये लिखता फिरूं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं रिमूव कर देता हूँ इसको।
मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, मैंने रिमूव कर दिया। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगेन मुझे थोड़ा टाइम दो, सुनो। हमने आईओसी कंटेनर बनाया, कैसे बनाया? इस तरह से बनाया, ठीक है। हमने उसको बताया किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए विद द हेल्प ऑफ आईडी। बीन्स कहाँ पे रखे हूँ मैं? इस एक्सएमएल फाइल के अंदर बीन्स रखे हुए सारे। हमारे पास जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है वो ये है कि मेन के अंदर तो हम ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, बट अगर किसी और क्लास के अंदर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो वहां पर मैं कैसे बनाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मेन मेथड नहीं है, जो कि यहाँ पर था मेन मेथड। अब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास सिर्फ एक मेन मेथड होता है, अगर एक से ज्यादा होगा आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगी, आपका सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एंड मैं आपसे चाहता हूं कि आप जाओ, आप सर्च करो नेक्स्ट वीडियो में, वैसे भी हम इसको कवर करेंगे, बट मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सोचो, आप सोचो, आप सर्च करो कि ये कैसे सॉल्व होगा। और अगर आप मुझसे पहले, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ये कर लेते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दैट सर मैंने ये कर लिया, और देखते हैं कौन कर पाता है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में। उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, हमने काफ़ी कुछ सीखा, हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर किए थे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो था आईओसी कंटेनर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, और मैंने कहा था उसका आंसर आपने देखना है, कोशिश करना है, एआई को यूज़ करो और उसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बट अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी ने भी उसका आंसर नहीं किया। अब या तो वो मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं, और जिन लोगों तक पहुंचा है शायद उनको पढ़ने का इतना शौक नहीं था, ऐसे ही कह सकता हूँ। क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था आप कोशिश करते उसका आंसर ढूंढने की, और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताते कि दैट हमने इसका आंसर ढूंढ लिया और हमें पता है कि क्या है इसका आंसर। बट ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा और क्वेश्चंस दूंगा आपको, और उम्मीद करूँगा कि कोई ना कोई तो आप में से ऐसा होगा, किसी न किसी तक तो मेरा वीडियो पहुँचेगा जो पढ़ने वाला होगा, और वही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलो जी, क्वेश्चन हमारा ये था। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके आंसर की तरफ चलते हैं, और डिफरेंट और भी टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं। क्वेश्चन ये था, हमने एक HR क्लास बनाई थी, उस क्लास के अंदर एक मेथड है डिस्प्ले मेथड। इस मेथड को हमने कॉल किया एम्प्लॉय क्लास में से। अब शुरू से हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं दैट किसी भी क्लास के अंदर रखी हुई चीज़ को अगर आपने एक्सेस करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बट मैंने न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं बना। और मैं चाहता हूँ स्प्रिंग ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए बनाए, बट प्रॉब्लम क्या है, स्प्रिंग इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और हमने क्या किया था, हमने एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट बनाया था। हमने कहा था जो जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। हमने बीन्स बना दिए थे, क्लियर। बट प्रॉब्लम ये थी, हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, लेट मी शो यू, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमने एम्प्लॉय क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट बनाया, और हम एम्प्लॉय क्लास के शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, जो कि है ये वाला। यहाँ से हम HR के मेथड को कॉल कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डू दिस। अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट में डेफिनेटली आपको एरर शो होगा। यही क्वेश्चन था कि किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं, बट आप लोगों ने नहीं किया। तो चलो सॉल्व करते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहीं पे कमेंट में चेंज कर देता हूं, और इसकी तरफ मैं आता हूं थोड़ी देर में। यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको आने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, और इसी के अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ, सो आई वांट यू टू फोकस। अभी ये नेम है, अब मैंने इसको वैल्यू देनी है। वी नो दैट अगर मुझे इसको वैल्यू देनी है, अब क्योंकि ये पब्लिक है, वी कैन सिंपली डू दिस ई डॉट नेम एंड वी कैन असाइन द वैल्यू डेफिनेटली मेरा नाम, इस तरह से। और अभी अगर मैंने इसको आउटपुट में देखना है, वी कैन सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड ई डॉट नेम, और इस तरह से हम इसको आउटपुट में देख पाएंगे। ऐसे ही होता है ना, हमने पहले भी ये काम किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, बट मैं इसको किसी और वे में करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर मुझे शो हो रहा है लतीफ़, डेफिनेटली मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे इसको प्राइवेट करना है, मैं इसको पब्लिक नहीं रखना चाहता।
सो इट शुड बी प्राइवेट। और जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। अभी अगर मुझे इसको वैल्यू असाइन करनी है तो हमने क्या करना है, हमने गेटर्स और सेटर्स बनाने हैं। तो मैं शॉर्टकट का यूज़ कर लेता हूँ, जनरेट पे आते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स दोनों के लिए, बल्कि एचआर के लिए रहने देते हैं, मुझे सिर्फ नेम के लिए चाहिए। तो ये हमारे पास सेटर भी आ चुके हैं, हमारे पास गेटर भी आ चुके हैं। एंड वी कैन डेफिनेटली कैन नॉट डू दिस बिकॉज अब ये प्राइवेट है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ई डॉट सेट नेम ये हमारा मेथड है और इसमें से हम वैल्यू पास कर देंगे। अभी मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी कैन सिंपली डू दिस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई डॉट गेट नेम, ये रहा, और आउटपुट में आपको मेरा नाम शो हो जाएगा। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सेट मेथड को इस तरह से कॉल नहीं करना चाहता, इस तरह से वैल्यू में सेट नहीं करना चाहता। मैं आता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर, मैं स्प्रिंग के थ्रू इसमें वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहाँ पे हूँ, मैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर हूँ। यहाँ पर देखो एम्प्लॉय क्लास, इसी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास हर चीज़ होगी, बीन मीन ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये जो नेम वेरिएबल है मैं इसको वैल्यू देना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस सेट मेथड। ये रहा सेट मेथड। बट हाउ, यहाँ पर हमारे पास एक टैग है प्रॉपर्टी टैग, और भी टैग्स हैं जिनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम है नेम, मैंने दे दिया। अब इसको जो वैल्यू मैं असाइन करना चाहता हूँ वो वैल्यू मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं और चैनल का नाम कर देते हैं हम, और कोड, ये मैंने असाइन कर दिया। सिंपल। क्या वैल्यू असाइन हो चुकी होगी, लेट्स चेक। यहाँ पर मैंने कोई सेट का यूज़ नहीं किया, मैं गेट का यूज़ कर रहा हूँ वैल्यू गेट करने के लिए। सेट मैंने स्प्रिंग को कहा है कि वो जाके सेट कर दे वैल्यू, एंड लेट्स चेक कि क्या होता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आगे जाके। सो आई वांट टू फोकस, और सब्र से ना बैठो और पढ़ो। ओके, वी आर गेटिंग द वैल्यू, हम और कोड, मतलब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं पता क्या बता रहा हूँ, आप किसी कंपनी में जाओ, वहाँ पर पहले से कोड रखा हुआ है। अगर इस तरह का कोड हुआ और आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो आपको प्रॉब्लम होगी काफ़ी सारी, और इन डेप्थ चीज़ें तो आनी चाहिए। चलो ठीक है, बट मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, मज़ा आएगा। अच्छा, मान लो वैसे ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है ना, इसको हम कहते हैं सेटर इंजेक्शन। मैंने वैल्यू इंजेक्ट कर दी है सेटर मेथड के अंदर। ठीक है, अभी जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मान लो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट इंट एज, तो हम क्या करते हैं, हम सेटर और गेटर तो यूज़ कर ही लेते हैं, बट एक साथ इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। जनरेट पे आते हैं, कंस्ट्रक्टर, और मुझे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए। नाउ वी हैव दिस कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे होता है, अब मैं कंस्ट्रक्टर में वैल्यू कैसे दूंगा, और यहाँ पर आके ना मैं दोनों वैल्यूज को यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। ई डॉट गेट एज भी कर लेते हैं। क्या हमारे पास गेट एज है, नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं और एज के लिए भी हम बना लेते हैं गेटर्स और सेटर्स। जनरेट एंड फॉर एज, ये हमारे पास गेटर्स और सेटर्स आ चुके हैं। वैसे मुझे सेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, बट वैल्यू गेट करने के लिए मुझे गेटर की ज़रूरत है। सो गेट एज कर लेते हैं, ये रहा गेट एज, और एक स्पेस भी दे देते हैं ताकि आउटपुट हमें थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे, समथिंग लाइक दिस। अभी मुझे क्या करना है, मुझे दो वैल्यूज़ देनी है। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जो करने वाले हैं दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी मुझे ये प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मेरे पास एक और टैग है कंस्ट्रक्टर आर्ग, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। अभी इसमें मुझे पहले क्या देना होगा, या तो मैं नेम दे सकता हूँ। ठीक है, नेम में सबसे पहले मैं देख लूँगा मेरे वेरिएबल्स के नेम क्या है। वेरिएबल का नेम है नेम और एक है एज। तो यहाँ पर आके मैं कहता हूँ नेम, और इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू में आप कुछ भी सेट कर सकते हो, मैं अपना नाम सेट कर देता हूँ। ये पहला हो गया। इसी तरह से मुझे एक और भी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि दो है, दो आर्ग्यूमेंट हैं, अलग अलग आएगा। और यहाँ पर आके दूसरा मेरे पास एज है वेरिएबल, मैं यहाँ पर एज लिख लेता हूँ और वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ 23। अच्छा जी, क्या ये काम करेगा? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेम का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर दैट नेम नाम का वेरिएबल होगा, उसमें ये वैल्यू रख दो। एज नाम का वेरिएबल होगा, उसमें ये वैल्यू रख दो। ठीक है, पहले नेम है फिर एज है।
कंस्ट्रक्टर में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, पहले नेम है फिर एज है, मतलब सीक्वेंस सेम है, ठीक है। क्या ये काम करेगा? रन करते हैं और चेक करते हैं। अगर ये काम करता है ऑब्वियसली हमारे पास नेम भी आएगा, हमारे पास एज भी आएगा, क्योंकि हम गेट कर रहे हैं। एंड लेट्स चेक, ओके वी आर गेटिंग द नेम एंड द एज, मतलब ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इनकी तरतीब को चेंज कर दूं, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, एज पहले है नेम बाद में है, बट कंस्ट्रक्टर में नेम पहले है। तो क्या अब ये ठीक काम करेगा? क्या लगता है आपको? चेक कर लेते हैं। देखो, कोडिंग के अंदर ना कोई भी चीज़ ऐसे हवा में नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ के पीछे कोड होता है, बस वही आपको समझना होता है। एंड लेट्स चेक, क्या हमें एरर शो होता है? वाओ, वी आर गेटिंग द एरर, मतलब वो नहीं समझ पा रहा, टाइप मिसमैच हो गया, टाइप, ठीक है। वैसे टाइप देखा जाए तो मिसमैच नहीं हुआ, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहा हूँ, ये भी मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहा हूँ, तो सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ कर चुका है। वो नेम को देख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू वो कह रहा है मेरे पास नेम वेरिएबल की है, बट आप एज दे रहे हो। अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर ये काम नहीं करता तो एक काम करो, आप टाइप का यूज़ कर लो। मैं आपको टाइप देता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये एक इंट नाम टाइप का वेरिएबल होगा, आप उसको दे देना, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं टाइप मेंशन कर देता हूँ, अब मैं नेम मेंशन नहीं कर रहा, टाइप, और ये वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, उसको दे दो। एंड नाउ लेट्स चेक, अभी मैंने नेम मेंशन नहीं किया, मैंने टाइप मेंशन की है और सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया। एंड नाउ लेट्स चेक क्या होता है। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है, अगर आप थोड़ा सोचो तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। ओके, वी आर गेटिंग द वैल्यूज। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हमारे पास सिर्फ एक इंट टाइप का वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। हो सकता है हमारे पास यहाँ पर दो इंट टाइप के वेरिएबल्स हों, तब तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले कौन से इंट को देना है। तो मतलब ये भी तरीका काम नहीं आ रहा, ना हमारे पास नेम का तरीका काम आ रहा है। तो हमारे पास एक और होता है जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता है, दैट इज इंडेक्स। अब मेरे पास, अब अगर आपने कोडिंग पहले से सीख रखी है, हमारी सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, तो उसके अंदर एरेज पढ़ा था। तो जब भी आप इंडेक्स सुन लो ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू है, ये 1 इंडेक्स पे वैल्यू है। तो यही मैं यूज़ करूँगा कि एज जो है 1 इंडेक्स पे है और यहाँ पे आए इंडेक्स, और नेम जो है वो 0 इंडेक्स पे है। अभी ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा। तो जब कभी भी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि हम स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और हम कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा? इंडेक्स बेस्ट रहेगा, टाइप बेस्ट रहेगा, या नेम बेस्ट रहेगा? तो नेम आपने बता देना है कि नेम तो बेस्ट नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आपने तरतीब आगे पीछे की तो आपको एरर शो होगा। टाइप भी आप को बेस्ट सूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर दो वेरिएबल सेम टाइप के आगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इंडेक्स जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग द आउटपुट, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर किसी भी मेथड की वैल्यूज दे पा रहा हूँ। टेक्निकली दिस कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, टेक्निकली दिस सेटर इज अ मेथड। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी ये वाली प्रॉब्लम। मेरे पास एक एच आर है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एच आर का ऑब्जेक्ट रखना होगा इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर। मतलब एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एच आर क्लास का ऑब्जेक्ट रखना होगा। तो मैं इसके लिए भी एक सेटर बना लेता हूँ, क्योंकि सेटर के थ्रू हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। जनरेट पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं और मुझे चाहिए, अच्छा मुझे तो सिर्फ सेटर चाहिए, गेटर की ज़रूरत नहीं है। तो राइट क्लिक करते हैं, जनरेट एंड सेटर पे आते हैं और मुझे सेटर चाहिए एच आर के लिए। ओके, तो ये हमारे पास सेटर है। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे एम्प्लॉय क्लास के अंदर एच आर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आएंगे, मैं प्रॉपर्टी में आऊँगा, पहले भी हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया, प्रॉपर्टी। अब मुझे नेम बताना है, नेम क्या है वहाँ पर, एच आर है। यहाँ पर देखो, एम्प्लॉय क्लास के अंदर एच आर का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है एच आर, ठीक है। उसके बाद मुझे रेफरेंस बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा। तो रेफरेंस मैं यहाँ से दूंगा, ये रहा ऑब्जेक्ट एच आर का, और इस ऑब्जेक्ट की आईडी क्या है, एच आर। तो यहाँ पर मैं इसकी आईडी लिख दूंगा। इसकी आईडी अगर 1 होती तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता और इसे टर्मिनेट कर देते। अब हमने क्या किया,
हमने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर HR क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हम जो काम पिछली वीडियो में नहीं कर पा रहे थे वो हम इजीली कर सकते हैं, और वो काम क्या था? वो काम था इस मेथड को कॉल करना। अभी हम ई डॉट शो कर पाएंगे, और कॉल क्या होगा? ये वाला HR इज कॉल्ड, क्योंकि शो मेथड से हम डिस्प्ले मेथड को ही कॉल कर रहे हैं। चेक करें, चेक करते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे अगर आप जाओगे सीख तो जाओगे, बट जो चीज़ें बिहाइंड द सीन वर्क कर रही हैं वो आप नहीं समझ पाओगे। आप बस ऊपर ऊपर से कोड लिखते रहोगे, इन डेप्थ नहीं जा पाओगे। दैट टेक्निकली चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, पहली चीज़ें कैसे काम करती थी, फिर क्या उनमें बेहतरी आई, ये चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे अगर आप डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे जाते हो। दैट्स वाई सीरीज में मैंने क्या किया, स्प्रिंग को पहले कवर किया। तो देखते हैं आउटपुट में कुछ शो होता है। ओके, HR इज कॉल्ड। तो मतलब वो प्रॉब्लम जो पिछली वीडियो में हम फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। अच्छा ठीक है, हमने सेटर इंजेक्शन देखा, हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देखा, तो ये हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये आपने खुद करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेट नेम किया था ना सेटर इंजेक्शन के थ्रू, तो मैंने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू भी नेम सेट किया था। ये आपने खुद करना है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपसे कहा था स्प्रिंग आपको ऑब्जेक्ट बनाकर देता है, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाकर देता है जिनके बारे में आप उससे कहते हो। और वो हम कहाँ पे कहते हैं? एक फाइल बनाते हैं अलग से, उस फाइल के अंदर हम कहते हैं बीन बना देते हैं जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक साथ सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाता है या जब आपको ज़रूरत होती है तब बनाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। देखो, मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, मेरे पास HR क्लास है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऑफ कोर्स होता है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, देन चेक करते हैं। अगर तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं HR ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। यही काम मैं एम्प्लॉय के अंदर भी करता हूँ, क्योंकि अगर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पर आते हैं, मैं यहीं पर बना देता हूँ पहले पब्लिक एम्प्लॉय एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर। और जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आते हैं, और मैं ये कुछ भी आउटपुट में नहीं देखना चाहता, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि क्या जितनी भी बीन्स इस फाइल के अंदर हैं उन सारी क्लासेस के लिए ये एक साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, या फिर यहाँ पर जब मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मांग रहा हूँ सिर्फ एम्प्लॉय क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। एंड लेट्स रन। अगर तो हमें आउटपुट में इन दोनों के कंस्ट्रक्टर के आउटपुट शो होते हैं, इट मीन्स जितनी भी बीन्स आपने मेंशन की हैं एक्सएमएल फाइल के अंदर वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ क्रिएट करेगा स्प्रिंग। और मुझे लगता है एक साथ ही क्रिएट करेगा, क्योंकि स्प्रिंग पहले जाएगा एक्सएमएल के अंदर, देखेगा कितने बीन्स हैं, जितने भी बीन्स हैं सब के लिए एक साथ ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख लेगा, और जब हमें ज़रूरत होती है हम इस तरह से मांग लेते हैं। एंड लेट्स चेक, यहाँ पर देखो HR इज कॉल्ड। अच्छा, HR कॉल्ड हो रहा है, एम्प्लॉय कॉल्ड नहीं हो रहा। वाई? चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये पिछला आउटपुट था मुझे लगता है। ओके, सो HR ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, हमें कहीं पर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड शो नहीं हो रहा। तो क्या इसका मतलब है कि एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, या फिर मुझे लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। चेक करें। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसको मैं बंद कर देता हूँ, ताकि इसकी जगह पे ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। क्या ये ऐसा करेगा? चेक करते हैं, क्योंकि पहले से उसके अंदर कंस्ट्रक्टर एक रखा हुआ था। चेक कर लेते हैं, हो सकता है यही प्रॉब्लम हो, और इसी तरह से आप सीखते हो। जब भी आप कोड के अंदर थोड़ा चेंज कर रहे हो ना, तो आप क्या किया करो, उसको रन करके देखा करो दैट आपने जो चेंज किया है उससे क्या चेंज आया आपके आउटपुट में, और इसी तरह से आप एक अच्छे डेवलपर बनते हो। तो चलो देखते हैं जी आउटपुट में क्या शो होता है इस बार। ओके, वी आर गेटिंग द एरर।
हमें एरर शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज भेज रहे हैं बट वहां पर कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो मैंने इसको भी कमेंट में चेंज कर दिया। एंड लेट्स रीरन दिस। ओके, नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, HR ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब ये कि XML कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जितनी भी बीन्स डिफाइन करते हो, स्प्रिंग एक साथ सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख लेता है, और जब आपको चाहिए होता है आप इस तरह से गेट बीन करके आप उसको गेट कर सकते हो। क्लियर? और जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं इस लाइन पे क्रिएट हो रहे हैं सारे के सारे, और इस तरह से आप एक स्पेसिफिक आईडी प्रोवाइड करके किसी भी ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ना मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मान लो मेरे इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर ना एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, एंड इसको नाम दे देते, अच्छा स्ट्रिंग ही कर लेते हैं, स्ट्रिंग, और एन कर देता हूँ। ये एक वेरिएबल मैंने बनाया। मैं क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट आई कैन सिंपली डू दिस एम्प्लॉय ई डॉट नेम, मैं इस तरह ई डॉट एन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल अहमद। ये मैंने वैल्यू दी, और इसी वैल्यू को मैं आउटपुट में देख भी सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड वी कैन सिंपली डू दिस ई डॉट एन, तो आउटपुट में वैल्यू शो होगी। नाउ माई क्वेश्चन इज, मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सेम क्लास का, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ E2 का, और इसको नाम दे देते हैं E1 का। तो यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं E1, और यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं E1। अभी मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है जो कि है E2। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी वैल्यू भी देखना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और E2 डॉट एन। अब आपने अगर जावा को हमारी प्लेलिस्ट से पढ़ा है या कहीं पर भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा दैट अगर आप किसी स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो डाटा होता है वो नल होता है। अभी मैंने क्या किया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको मैंने वैल्यू दी है अहमद, और आउटपुट पे अहमद शो होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसके एंड के अंदर नल होगा, बट आउटपुट कुछ और आएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास अहमद अहमद शो हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये सोचा था दैट ये ऑब्जेक्ट मेरा कुछ और होगा, ये मेरा नया ऑब्जेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है स्कोप का। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसका स्कोप सेट करता हूँ। अगर तो स्कोप है सिंगलटन, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वही सेम ऑब्जेक्ट होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, एंड बाय डिफॉल्ट ये सिंगलटन ही होता है, तो सिंगलटन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तब स्कोप हम सेट करते हैं प्रोटोटाइप। अब चेक करते हैं क्या अब हमारे पास अहमद अहमद शो होता है, या फिर इसके लिए अहमद शो होगा और इसके लिए नल शो होगा। एंड लेट्स चेक, अगर तो सेम ऑब्जेक्ट है तो अहमद शो होगा, अगर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो नल शो होगा। एंड लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पर देखें हमारे पास अहमद शो हुआ, ठीक है। फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर शो हुआ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मतलब 2 बार एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और दूसरे एन की जो वैल्यू है वो नल है। क्लियर? तो ये स्कोप जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी ये चीज़ें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, फिर ये सारी चीज़ें जब मैं आपको स्प्रिंग बूट के थ्रू करवाऊंगा तब आपको रियल पावर समझ में आएगा, तब आप ऐसा कहो कि अभी मुझे स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आपको पता होगा बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सेटर इंजेक्शन देखा, हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देखा, हमने स्कोप के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने थोड़ी और चीज़ें देखी कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और सारे ऑब्जेक्ट एक साथ क्रिएट हो रहे हैं या वन बाय वन हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर की। तो अभी के लिए इतना ही है, खुद से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू। ओके, तो अभी तक हमने सीखा दैट XML कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू किस तरह से हम बीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, यहाँ पर ना हमने क्या किया था, टाइप कास्टिंग की थी, बट मैं नहीं चाहता कि हर बार मैं टाइप कास्टिंग करूँ, और यहाँ पर जो मैंने आईडी मेंशन की हुई है दिस वन, और मैं इस आईडी को यूज़ भी नहीं करना चाहता। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये टाइप कास्टिंग नहीं करना चाहते, मैं इसको हटा दूँ,
तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर सिंपली क्लास का नाम लिख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, हमें चाहिए एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर जस्ट लिख सकते हैं एम्प्लॉय डॉट क्लास डॉट क्लास। तो इस तरह से भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर हम इसको रन करें तो आउटपुट में आपको फिर भी शो होगा रिजल्ट। क्लियर? तो एक ये तरीका भी है। तो ये तो थी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम देखेंगे दैट जावा के थ्रू किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं हटा दूंगा और हम करने वाले हैं जावा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से लेकर ना ये सारा कोड मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सएमएल पे काम नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जावा कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी और इसका नाम हम सेट कर देंगे कॉन्फ़िग। आप कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हो, आप कॉन्फ़िग भी कर सकते हो, मतलब नाम कोई भी रख सकते हो। तो ये है हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास। इसी के अंदर सारी बीन्स हम क्रिएट करेंगे। पहले बीन्स क्रिएट कर रहे थे एक्सएमएल के अंदर, ठीक है। अब हो सकता है आप वैसे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा हो दैट सर पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हमारे लिए बहुत आसान था, बट स्प्रिंग ने तो काम और भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया। लेकिन अभी जो आप देखने वाले हो और जो मैं करके दिखाने वाला हूँ, सारा का सारा काम आपका एक लाइन में हो जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने अब तक बताई, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं जावा कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूँ, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन वर्क करेंगी जब हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप फ़ोकस करो, अभी हम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं जावा कॉन्फ़िग के अंदर और मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, न्यू, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे क्लास पाथ एक्सएमएल कर रहे थे, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, बट अभी हमें क्या करना है, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर जिस क्लास के अंदर हमने बीन्स क्रिएट करने हैं उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो कॉन्फ़िग क्लास, ये हमारी क्लास है कॉन्फ़िग, ये वाली, इसी के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब अगर ये क्लास कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, इसके अंदर आप बीन्स क्रिएट करने वाले हो, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। तो हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे। नाउ दिस क्लास इज़ कॉन्फ़िगरेशन क्लास। ओके, काफ़ी आसान था नहीं? अभी मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और विद द हेल्प ऑफ गेट बीन, मतलब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय, इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय और हम कर लेते हैं एम्प्लॉय डॉट क्लास। अभी मैंने एम्प्लॉय डॉट क्लास करके दिखाया था आपको, बट क्या ये काम करेगा? हम एम्प्लॉय में आते हैं, डॉट, हमारे पास डिफरेंट मेथड है, हम शो मेथड को कॉल करते हैं और एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये रहा हमारा शो मेथड, जो कि कॉल कर रहा है HR क्लास के अंदर रखे हुए डिस्प्ले मेथड को। तो अभी क्योंकि मैं डबल ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको कमेंट में चेंज करता हूँ और हम एक मैसेज शो कर देते हैं system.out.println और हम कह देते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज शोइंग, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने शो मेथड को कॉल किया, क्या हमें आउटपुट में रिजल्ट देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगर आप एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पर हमने बीन मेंशन किया था, लेकिन जावा कॉन्फ़िग के अंदर हमने कहीं पर बीन मेंशन नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर। और यहाँ पर आपको शो भी होगा नो क्वालिफाइंग बीन, ठीक है। तो सर बीन क्रिएट कैसे करेंगे? सिंपल वे है, यहाँ पर देखो, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब क्योंकि हम जावा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमें मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो पब्लिक, और यहाँ पर मैंने रिटर्न क्या करना है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप गेट एम्प्लॉय करो, आप एम्प्लॉय करो, आपकी मर्जी है। मैं अभी फिलहाल के लिए ना एम्प्लॉय कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सो दिस इज द मेथड। ये रिटर्न क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड और मैंने रिटर्न कर दिया, बट अभी तक मैंने इसको बीन नहीं बनाया। सो वी हैव टू मेक इट बीन विद द हेल्प ऑफ बीन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक बीन बन चुका है, ठीक है। अभी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर ठीक है ये बीन बन चुका है, बट जब हमने यहाँ पर एक बीन बनाया था तो हमने क्या किया था, आईडी का यूज़ किया था, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर कहीं पर हम आईडी का यूज़ नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट क्लास को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट थोड़ी देर पहले हमने क्लास का यूज़ भी किया था एक्सएमएल के अंदर और उसने ठीक तरीके से काम किया था,
और यहाँ पर देखते हैं, यस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज शोइंग, मतलब ऑटोमेटिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अच्छा ठीक है, क्या कोई और काम रहता है सर इसमें? चेक करते हैं। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका, एचआर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इसके इस मेथड को कॉल करते हैं, इस डिस्प्ले मेथड को। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो मुझे एक और बीन क्रिएट करना पड़ेगा, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक और बीन क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा एचआर। एचआर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसे मैं एचआर ही कह देता हूँ, एंड एचआर। ओके, तो एक और बीन क्रिएट हो चुका है। अभी एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एचआर का। सो एचआर एंड देन नॉट दिस वन, एचआर एंड देन एचआर एंड देन गेट बीन। ठीक है, क्या हमारे पास आउटपुट आता है? हम करते हैं डिस्प्ले एंड रन करते हैं इसको। मतलब हमने सिर्फ बीन लिखना है, बाकी सारा काम स्प्रिंग कर रहा है और इस काम को हम और भी ज़्यादा इजी बनाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर देखो एच आर इज कॉल्ड, क्लियर, एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज शोइंग। ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। पहले क्या होता था, अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो पहले स्प्रिंग ऑटोमेटिकली ये चीज़ें नहीं कर पाता था, ये चीज़ें नहीं कर पाता था। अच्छा यहाँ पर ना, नहीं वापस आते हैं और यहाँ पर देखें आउटपुट शो हो रहा है, एच आर इज कॉल्ड, एच आर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, मतलब चीज़ें बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास ना एक स्कोप भी था, तो हम वो स्कोप भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, जिस भी पिन को आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आप स्कोप एनोटेशन का यूज़ कर सकते हो और जो भी आपका स्कोप है वो आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ प्रोटोटाइप। यहाँ पर आते हैं प्रोटोटाइप, TYPE, तो इसका स्कोप जो है वो प्रोटोटाइप बन चुका है। चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एक ये ऑब्जेक्ट हुआ एम्प्लॉय 1 और ये ऑब्जेक्ट हो गया एम्प्लॉय 2। अभी हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको एम्प्लॉय 1 कह देता हूँ। ठीक है, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एम्प्लॉय 1 को नेम दे देते हैं, एम्प्लॉय 1 डॉट नेम, और सेट नेम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू में सेट कर देता हूँ लतीफ़। ठीक है, अभी क्या हमारे पास गेट नेम है इसके अंदर, या हमारे पास गेट एज है, सेट एज है, गेट नेम भी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये फिलहाल इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके हम कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो एम्प्लॉय 1 है इसका नेम गेट कर लेते हैं, गेट नेम, और जो एम्प्लॉय 2 है उसका नेम भी गेट कर लेते हैं। ओके, अब एम्प्लॉय 1 का नेम होना चाहिए लतीफ़ और एम्प्लॉय 2 को हमने नेम नहीं दिया तो वो होना चाहिए नल, अगर ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इट मीन प्रोटोटाइप स्कोप काम कर रहा है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पर देखो एक है लतीफ़, दूसरा है नल, मतलब इस तरह से आप स्कोप सेट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं कि अगर एक क्लास में से मैं दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ एक क्लास में, तब कैसे होगा? क्लियर? तो यहाँ पर आते हैं वापस, और ये जितना भी कोड है मैं फ़िलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, वी डोंट नीड दिस। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और ये मुझे यहाँ पर एचआर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं शो मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ये वाला मेथड, ये आगे डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है। मतलब ये कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर कहीं पर एचआर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। और आपको याद होगा एचआर क्लास का जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, उसके लिए हमने सेटर मेथड भी बनाया था। ये देखो, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट था और हमने सेट किया था, और सेटर इंजेक्शन यूज़ किया था हमने एक्सएमएल के अंदर, अगर आपको याद हो तो, सेटर इंजेक्शन कुछ इस तरह से। अब ये काम हम जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं? कहाँ गया, ये रहा जावा कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे एम्प्लॉय क्लास के अंदर
HR क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। उसके बाद एम्प्लॉय क्लास में जाके उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है सेट HR। अब यहाँ पर HR मुझे कहाँ से मिलेगा, इस मेथड से मिलेगा। तो मैं इस मेथड को कॉल कर देता हूँ HR, कुछ इस तरह से। और फिर रिटर्न क्या करूँगा, मैं ये रिटर्न नहीं करूँगा, जो मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया वो रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। अभी जब रिटर्न होगा यहाँ से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर मैंने HR को इंजेक्ट कर दिया है। अभी अगर हम इसको रन करें तो आपको आउटपुट में क्या शो होगा, HR इज कॉल्ड। किस मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं ये सारा काम, हम ये काम कर रहे हैं शो मेथड के थ्रू, एंड दिस इज कॉल्ड सेटर इंजेक्शन। और ये हमने एक्सएमएल के अंदर किया था। यहाँ पर देखो HR इज कॉल्ड, ठीक है, ये भी आप सीख चुके हो। अभी एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यार स्प्रिंग ना मेरा और भी काम कर दे, मैं खुद से ये बीन नहीं बनाना चाहता, ये मैंने हटा दी। मैं चाहता हूँ स्प्रिंग खुद ही बीन्स बनाए, ठीक है। कैसे बीन बनाएगा, दिस इज द पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करते थे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर हम बताते थे कि कौन कौन सी क्लासेस के बीन्स बनाने हैं। जावा कॉन्फ़िग के अंदर भी मैंने यही बताया कि कौन कौन सी क्लास का बीन बनाना है। तो अभी भी हमें बताना पड़ेगा दैट कौन कौन सी क्लास का बीन बनाना है। उसके लिए हम एनोटेशन यूज करते हैं कंपोनेंट। अब जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट होगा, स्प्रिंग उसका बीन ऑटोमेटिकली बना लेगा। यहाँ पर आते हैं HR के ऊपर, इसके अंदर ऊपर भी हम कंपोनेंट लगा देते हैं। तो बीन स्प्रिंग क्या करेगा, इसका बीन ऑटोमेटिकली खुद से बना लेगा। अब कॉन्फ़िग के अंदर मुझे बस एक काम करना होगा, मुझे बताना पड़ेगा दैट तुमने कहाँ पे जाके स्कैन करना है। तो यहाँ पर आके हमारे पास एक कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन होती है, हम उसका यूज करेंगे। ये रही कंपोनेंट स्कैन। कहाँ पे स्कैन करना है, तो मैं पैकेज का नाम बता दूंगा, मतलब फोल्डर का नाम, कि com.backend फोल्डर के अंदर जाओ। वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस के ऊपर कंपोनेंट लिखा हुआ मिलता है, उनके आप बीन बना लो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर मैं पैकेज का नाम मेंशन कर दूंगा com.backend। और मैंने कुछ नहीं किया, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखने वाला। अब चेक करते हैं क्या ये अब भी ऑब्जेक्ट बना पा रहा है या नहीं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने ऑटो वायर नहीं किया, मतलब एम्प्लॉय क्लास के अंदर कहीं पर हमने HR ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, तो अभी तो एरर शो होगा। हाँ, एरर शो हो रहा है। बट हम क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ, और थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंजेक्ट करना है HR क्लास का ऑब्जेक्ट। अभी हम इसको रन करें तो आपको आउटपुट में क्या शो होगा, शो क्लास के अंदर है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज शोइंग, एंड लेट्स चेक, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज शोइंग। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि ये जो HR का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने इसको वायर करना है, मतलब एम्प्लॉय क्लास को HR क्लास के साथ जोड़ना है, ताकि HR क्लास का ऑब्जेक्ट हम एम्प्लॉय क्लास के अंदर यूज कर सकें। पहले हम क्या कर रहे थे, सेटर का यूज कर रहे थे, सेटर इंजेक्शन का यूज कर रहे थे। अभी हमने सिर्फ एक एनोटेशन यूज करनी है, दैट इज कॉल्ड ऑटो वायर्ड। सिर्फ ये एनोटेशन यूज करने से ऑब्जेक्ट स्प्रिंग खुद कवर कर लेगा। अभी यहाँ पर आते हैं और इसको कमेंट में चेंज कर देते हैं इसको। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, HR क्लास के मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा। इट्स अमेजिंग। लेट्स चेक, यहाँ पर देखो HR इज कॉल्ड। तो मतलब जितनी भी हमने XML कॉन्फ़िगरेशन की थी, वी डोंट नीड दैट। जितनी भी हमने जावा कॉन्फ़िगरेशन की थी, वी डोंट नीड दैट। कितना आसान हो गया ना, स्प्रिंग ने कितना ज्यादा काम आसान कर दिया है। बट अभी भी हमारे पास ये कॉन्फ़िग क्लास तो है, ये कॉन्फ़िग क्लास तो है। अब इसको कैसे हटाएं, इसे हटा देते हैं, स्प्रिंग बूट। याद है मैंने कहा था आपको, एक बार स्प्रिंग आपने समझ लिया ना, तो स्प्रिंग बूट समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड आई होप ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, दैट चीजें किस तरह से काम कर रही हैं और कितना ज्यादा आसान है इन चीजों को क्रिएट करना। मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ पर अभी जो मैं बताने वाला हूँ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो आई वांट यू टू फोकस। हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, और सारा काम हमारा वहीं से शुरू हुआ, सारा काम हमारा वहीं से शुरू हुआ। अब मैं आपके सामने ना एक ऑब्जेक्ट, एक
प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ स्प्रिंग बूट का, और यही काम मैं स्प्रिंग बूट में आपको करके दिखाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो आपके पास आ गया स्प्रिंग स्टार्टर। आप डायरेक्ट आना चाहते हो, आप start.spring.io करोगे, आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाओगे। क्लियर? तो ये एक जगह है जहाँ पर आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना सकते हो। बना तो आप यहाँ भी सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो आप इजीली, बट यहाँ से ना आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंग्वेज चूज करते हैं, फिर मैवन चूज करते हैं। याद है हमने इंटेलिजे के अंदर यही किया था। फिर स्प्रिंग बूट का वर्जन चूज करते हैं, फिर ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर आर्टिफैक्ट लिखते हैं। आपकी मर्जी जो लिखो। ग्रुप का नाम मैं लिख देता हूँ, क्या लिखें, डेमो ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको डेमो देने वाला हूँ। और ये डेमो मैं हटा देता हूँ, और लोअर केस में ज़्यादा बेहतर रहता है। ये लोअर केस में आ गया। उसके बाद पैकेजिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करता हूँ, इसके बारे में भी बात करेंगे इन द फ्यूचर। और यहाँ पर जावा का वर्जन 25 चूज़ कर लेते हैं। डिपेंडेंसी में कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, और जनरेट करते हैं। तो आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी, ये देखो। अभी इस जिप फाइल को आप ओपन कर लो अपने इंटेलिजे में। ओके, तो स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को अनजिप करने के बाद जब आप इंटेलिजे में ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको शो होगा प्रोजेक्ट। इसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं। अभी इन फाइल्स पे फोकस मत करो, आपने SRC में आना है, उसके बाद मेन में आना है, उसके अंदर जावा है, और जावा के अंदर आपकी मेन फाइल है। अभी मुझे क्या चाहिए था, सबसे पहले मैं आपको एक क्लास क्रिएट करके दिखाता हूँ, एम्प्लॉय क्लास, जैसा कि हमने वहाँ पर किया था। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय। ओके, सेकंड क्लास एक और क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज HR। ये दो क्लासेस हैं। इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जैसा कि मैंने वहां पर क्रिएट किया था, एंड system.out.println, एंड इट विल शो HR इज कॉल्ड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, वापस आते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक void show, and from this method we will call this HR display method। तो हमें HR का ऑब्जेक्ट चाहिए, so HR, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, HR डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये सारा कुछ करने के लिए मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि ये रन मेथड आपको देगा। ये जो रन मेथड है, ये आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर आओ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लो कुछ इस तरह से। अभी आपके पास ऑब्जेक्ट आ चुका है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली गेट कर सकते हो बीन। ऐसे ही किया था ना हमने, याद है आपको, ऐसे ही किया था। तो ओबीजे, अरे नहीं, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो पहले एम्प्लॉय लिखेंगे, एम्प्लॉय एंड देन ओबीजे एंड देन इक्वल्स टू, एंड क्या करते थे, ये जो ओबीजे है हमारा, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम एम्प्लॉय सेट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने ओबीजे लिखा हुआ है। ओबीजे डॉट, हमारे पास गेट बीन होता था, कुछ इस तरह से हम करते थे। और फिर आप क्या कर सकते थे, इजीली आप कॉल कर सकते हो। आप एम्प्लॉय को पकड़ो, डॉट शो मेथड को कॉल करो, शो। अब कहीं पर भी आप नोटिस करो, कहीं पर भी मैंने बीन नहीं डिक्लेयर किए, कहीं पर मैंने एक्सएमएल फाइल नहीं क्रिएट की, कहीं पर मैंने कॉन्फिग क्लास क्रिएट नहीं की, कुछ नहीं किया। बस मैंने ये दो क्लासेस क्रिएट की हैं, इनके ऊपर मैंने कंपोनेंट भी नहीं लिखा, ना इस क्लास के ऊपर मैंने कोई कंपोनेंट लिखा है। देखते हैं आउटपुट में क्या शो होता है। सबसे पहले तो आपको स्प्रिंग बूट का लोगो शो होगा, यहाँ पर देखें, दिस इज द लोगो ऑफ स्प्रिंग बूट। ठीक है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ लोगो, बस लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। और आपको यहाँ पर एरर शो हो रहा है, नो क्वालिफाइंग बीन। ठीक है, मतलब कोई बीन अवेलेबल नहीं है। किसकी बीन अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। एम्प्लॉय क्लास की बीन अवेलेबल नहीं है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। कहाँ से मिलेगी ये बीन? यहाँ पर देखो, हमारे पास एक तो लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अब इस एनोटेशन के पीछे बहुत कुछ है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इन द फ्यूचर वीडियो। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या करना है, इसको रन करना है। द प्रॉब्लम इज हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कंपोनेंट बना सकता हूँ। याद है पिछली वीडियो में हमने कंपोनेंट की बात की थी, और इसको भी मैं कंपोनेंट बना देता हूँ, कंपोनेंट। और यहाँ पर मैं क्योंकि HR ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं ऑटोवायर का यूज कर लूंगा।
ऑटो वायर्ड, ठीक है। क्या अब ये काम करेगा? क्योंकि मैंने बता दिया उसको कि ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, यहाँ पर ऑटो वायर यूज करना है, बट मैंने कहीं पर कॉन्फ़िग क्लास क्रिएट नहीं की, ठीक है, क्योंकि अब मैं स्प्रिंग बूट पे हूँ, तो मुझे स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन खुद से करने की ज़रूरत नहीं होती, सारा कुछ स्प्रिंग बूट हैंडल कर लेता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट। एंड लेट्स चेक, हमें आउटपुट में कुछ शो हुआ, ये रहा HR इज कॉल्ड बाय एम्प्लॉय। क्लियर? तो मतलब वो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, चाहे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे जावा कॉन्फ़िगरेशन हो, वो सारा काम ये एक एनोटेशन हैंडल कर रही है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है खुद से। ओके, तो आज के लेक्चर में स्प्रिंग हम कवर कर चुके हैं एंड कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट वीडियो से हम स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।